नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। इस पाठशाला में हम बात करते आ रहे हैं लेट टर्म गर्भावस्था या पोस्ट टर्म गर्भावस्था के बारे में। तो साथियों, लेट टर्म गर्भावस्था से तात्पर्य है कि आपके पास एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है। अब यदि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से ये जो आपकी गर्भावस्था है ये 2 वीक जो है वो बढ़ जाए, अर्थात 40 सप्ताह का एक समय होता है और 2 वीक्स बढ़ जाए, 14 दिन की बढ़ोतरी उसमें हो जाए, मींस ये जो 40 वीक का आपका समय है ये अब परिवर्तित होकर के 42 वीक्स में परिवर्तित हो जाए, 42 वीक्स ये बन जाए, तो इस अवस्था को हम लेट टर्म गर्भावस्था कहेंगे या पोस्ट टर्म गर्भावस्था कहेंगे। हमने ये भी जब समझा था कि ये जो लेट टर्म गर्भावस्था है किन कारणों की वजह से होती है। यदि जो महिला गर्भवती हैं, अगर वो खुद लेट टर्म गर्भावस्था से उनका जन्म हुआ है तो हो सकता है कि उनके शिशु का भी जो जन्म है वो लेट टर्म गर्भावस्था द्वारा ही हो। वंशागत कुछ कारणों की वजह से भी लेट टर्म गर्भावस्था हो सकती है, जेनेटिकल इश्यूज की वजह से भी लेट टर्म गर्भावस्था हो सकती है। हमने बीपीपी के बारे में भी बात करी थी, जो कि बायोफिजिकल प्रोफाइल होती है, जो हमें ये बताती है कि यदि हम एनएसटी और सोनोग्राफी का जब संयोजन करते हैं तो वो बीपीपी कहलाता है। एनएसटी होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जो कि ये बताता है कि जो शिशु है वो किसी भी प्रकार से समस्याग्रस्त तो नहीं है। सोनोग्राफी के माध्यम से हम ये ज्ञात कर पाते हैं कि जो गर्भावस्था है यानी कि जो गर्भकाल है उसकी जो सही उम्र है उसका अंदाजा हम यहाँ पर लगा पाते हैं। यदि हमें एलएमपी जो है वो ठीक तरीके से याद नहीं है तो सोनोग्राफी एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है जो कि गर्भ की उम्र का सही अंदाजा, सही अनुमान लगाने में आपकी सहायता कर सकता है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पोस्ट टर्म या लेट टर्म गर्भावस्था से जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि शिशु किस प्रकार से इससे प्रभावित होता है। साथ ही साथ कुछ क्लिनिकल बातें या कुछ क्लिनिकल समस्याओं पर भी हम आज इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं हमारे बीच की इस बातचीत को, जहां हम बात करने वाले हैं बच्चे में पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम के लक्षण के बारे में। यानी कि किस बारे में बात कर रहे हैं? बच्चे में पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मतलब अब प्रेगनेंसी जो है वो आपकी लेट हो चुकी है 2 वीक्स, तो पोस्ट मैच्योर ये बच्चा जो है वो कहलाएगा। तो पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम की हम यहाँ पर बात करें, बच्चा दुबला पतला और बूढ़ा सा दिखाई देगा। बच्चा जो है वो कैसा होगा? दुबला पतला और बूढ़ा सा होगा। आप यहाँ पर ये जो चित्र है इसमें बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये जो शिशु है ये सामान्य शिशु से थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा पतला हो सकता है और बूढ़ा सा भी ये दिखाई दे सकता है। त्वचा पर झुर्रियां हो सकती हैं, हाथ पैर व त्वचा कैसी हो सकती है? सूखी हो सकती है। मांसपेशियों में कमी व त्वचा के नीचे चर्बी जो है वो कम हो सकती है। तो आप जानते हैं कि बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं वो किस तरीके के दिखाई देते हैं। तो बुजुर्ग व्यक्तियों की जो त्वचा है वो कैसी लटकी सी रहती है, उस त्वचा में कितनी सारी झुर्रियां रहती हैं, उसमें ये जो मांसपेशियों की मात्रा होती है ये कम हो जाती है, यानी फैट जो होता है उसमें वो कम होता है। तो देखिएगा दुबला पतला होता है तो त्वचा पर झुर्रियां आपको दिखेंगी, हाथ पैर सूखे से दिखाई देंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इन तरीके से हाथ पैर जो है वो आपको दिखाई देते हैं। आगे और क्लिनिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शरीर और गर्भनाल पर हरा पीला रंग दिखाई देना। मेकोनियम से तात्पर्य होता है जो आपका बच्चा है, जो आपका शिशु है, उसका जो पहला मल होता है वो मेकोनियम कहलाता है। शिशु का पहला जो मल होता है, शिशु का पहला मल जो होता है उसे हम मेकोनियम कहते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। तो शरीर और गर्भनाल पर हरा पीला रंग आपको दिखाई दे, मेकोनियम से ये रंगा हुआ आपको दिखाई दे, वर्निक्स कैसियोसा नहीं हो यहाँ पर। यानी कि जब आपने देखा होगा कभी कि जब शिशु जो है वो नॉर्मल केसेस के अंदर जब शिशु की डिलीवरी होती है तो वहां पर ये जो शिशु होते हैं वो एकदम पिंक से और उन पर कुछ व्हाइट सी लेयर सी लगी हुई होती है, उस लेयर को वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। और अगर ये पोस्ट मैच्योर हो गया है तो फिर वर्निक्स कैसियोसा जो है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं होगी। सिर यहाँ पर कड़ा होगा, सिर की हड्डियां ढली हुई नहीं होंगी, नाखून जो है वो उभरे हुए से दिखाई आपको देंगे। यानी कि ये पोस्ट मैच्योरिटी के सिंड्रोम्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगी जिसकी मदद से आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो शिशु है
पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम से ग्रसित हो चुका है। आप देख सकते हैं उनके जो नाखून है वो आपको उभरे हुए से दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि जो उनकी गर्भनाल है वो आपको हरी और पीली दिखाई दे सकती है। सिर जो होता है, हम कहते हैं कि एक शिशु का जो सिर होता है वो बहुत नाजुक होता है, बहुत ज्यादा नाजुक होता है, तो ये सिर जो है वो थोड़ा सा हार्ड आपको यहाँ पर महसूस हो सकता है। आगे बात करते हैं, बच्चे का वजन अक्सर 3 किलोग्राम से अधिक और उसकी जो लंबाई है वो 54 सेंटीमीटर होती है, परंतु आयुजीआर जो है वो बच्चा भी यहाँ पर जन्म ले सकता है। एमनियोटिक द्रव जो है वो बहुत कम हो सकता है, और जो एमनियोटिक द्रव है जो कि बहुत कम है, जितना भी है वो मेकोनियम से रंगा हुआ यहाँ पर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि भाई नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उसके अंदर आप जानते हैं कि शिशु स्वस्थ जो है वो उसकी डिलीवरी होती है यहाँ पर, लेकिन अगर आयुजीआर से हुआ है बच्चा तो आप ये देखिएगा कि आयुजीआर से अगर ग्रसित है बच्चा तो वो कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा, छोटा यहाँ पर वो दिखाई देगा। उसकी ग्रोथ जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसमें रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, उसकी जो वृद्धि है, उसका जो विकास है वो यहाँ पर बाधित हो सकता है। आगे और समझने का प्रयास करते हैं। नाल में बुजुर्ग नाल के लक्षण जो है वो आपको दिखाई दे सकते हैं। अब कैसे दिखाई देंगे ये लक्षण? कैल्सिफिकेशन हो सकता है, और आप जानते हैं जब हम गर्भावस्था के दौरान पोषण की चर्चा कर रहे थे उस समय हमने ये बात करी थी कि प्रोटीन और कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स ये सब उचित मात्रा में लिए जाने चाहिए। कैल्शियम की गोली जो है वो आपको दिन में 2 बार लेनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, ये हड्डियों को मजबूत करती है। लेकिन आप ये देखिएगा, जब जो आपका शिशु है वो पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम से ग्रसित है तो क्या होगा कि ये जो नाल है आपकी, इसमें बुजुर्गों के लक्षण दिखाई देंगे ना, बुजुर्ग नाल जैसे लक्षण दिखाई देंगे। दूसरा होता है उत्तकों का मरना, यानी कि देखिएगा हमारा ये जो शरीर है ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। बहुत सारी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं कि बहुकोश के जीव है हम, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, और जब ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो टिश्यू का निर्माण करती है जिसे आप उत्तक कहते हैं, और उत्तकों को मरने को आप कहते हैं इंफ्रॉक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि बुजुर्ग नाल के जो लक्षण है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। कोशिका मृत्यु एपोप्टोसिस की चर्चा हमने इसके जो पहले के भाग थे, यानी कि जो पिछले कुछ भागों में हमने एपोप्टोसिस के बारे में बात करी जो कि सेल डेथ के बारे में बताती है, यानी कि कोशिकाओं की समय से पहले मृत्यु जब हो जाती है तो आप उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। और ये सभी लक्षण ये बताते हैं कि ये जो नाल है ये बुजुर्ग नाल है, और बुजुर्ग नाल कब होती है? जब आपका जो शिशु है वो पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम से ग्रसित होता है। आगे इसी संदर्भ में और चर्चा करते हैं। गर्भनाल की हम यहाँ बात करें, गर्भनाल के अंदर आप जानते हैं कि एक जेली होती है जिसे आप वॉटन्स जेली कहते हैं, और ये जो जेली है ये गर्भनाल को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, लेकिन इसकी मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिससे कि कॉर्ड कंप्रेशन का जो खतरा है वो यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी, उसमें वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। आगे समझने का प्रयास करते हैं बच्चे से जुड़ी पोस्टर्म प्रेगनेंसी की जटिलताओं के बारे में, कैसे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जिससे कि शिशु जो है वो प्रभावित हो रहा है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, उसका विकास प्रभावित हो रहा है, विकास उसका बाधित हो रहा है, किसकी वजह से? पोस्टर्म गर्भावस्था या पोस्टर्म प्रेगनेंसी की वजह से। तो सबसे पहले बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान नाल सही से काम नहीं करना। अब आप जानते हैं कि जो नाल है इसका कार्य क्या होता है कि माँ के शरीर से सभी पोषक पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो नाल द्वारा शिशु में किया जाता है। आप सब इस बात से परिचित होंगे कि हम ये कहते हैं अक्सर कि अगर गर्भवती महिला अच्छा भोजन खाएंगी तो शिशु भी स्वस्थ तरीके से विकसित होगा, या हमने ये भी सुना होगा कि गर्भवती महिलाओं को विभिन्न प्रकार का भोजन जो है अपने भोजन जो थाली है उसके अंदर शामिल करना चाहिए, जिससे कि उनका भी विकास हो, और उनका अगर अच्छे तरीके से विकास होता है तो ये विकास सुनिश्चित करता है कि जो गर्भ में शिशु है उसका भी विकास अच्छे तरीके से यहाँ पर होगा, उनकी ग्रोथ में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो नाल जो है उसका ये कार्य है कि माता जो है उसके
जितने भी माँ जो है उसके पास जितने भी प्रकार के पोषक पदार्थ है जो कि शिशु के लिए आवश्यक है, वो इन सब को शिशु तक पहुंचाने का जो कार्य है वो नाल करती है, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो ये काम करती है। तो इसे हम, अगर ये काम ठीक से नहीं हो पा रहा है तो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी इसे कहा जाता है, कि ये जो प्लेसेंटा है ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। क्योंकि प्लेसेंटा क्या करती है, प्लेसेंटा जो है आप ये समझिए कि प्लेसेंटा है, ये नाल है और ये आपका शिशु है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो माँ का जो रक्त है वो यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है और उसके अंदर यहाँ पर ये पोषक पदार्थ हैं। तो प्लेसेंटा इन पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेगी, इनको ले लेगी, क्योंकि ये शिशु के लिए आवश्यक है, और इस नाल के माध्यम से ही वो शिशु तक इन पोषक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करेगी। अगर ये कार्य ठीक से नहीं करेगी तो इसे हम प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी कहते हैं, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि जो नाल है वो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही है। और अगर ये ठीक से कार्य नहीं करेगी तो शिशु का जो विकास है वो बाधित होगा, क्योंकि शिशु तक आवश्यक पोषक पदार्थ जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे। एमनियोटिक द्रव की कमी यहाँ पर हो जाएगी। आप जानते हैं कि गर्भाशय जो होता है उसके अंदर शिशु होता है, और गर्भाशय के अंदर शिशु जिस थैली में उपस्थित होता है उस थैली को आप एमनियोटिक सैक कहते हैं। और इस एमनियोटिक सैक के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसमें शिशु जो है वो अच्छे तरीके से विकसित होता है। उस फ्लूइड को आप एमनियोटिक द्रव कहते हो। और ये एमनियोटिक द्रव की जो प्रकृति है ये क्षारीय होती है, पीएच स्केल के माध्यम से इसे ज्ञात किया जा सकता है। और इसमें कमी अगर हो जाए तो ये एक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन जो है वो बन जाती है, एक प्रकार की जटिलता यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि ये शिशु के विकास के लिए सहायक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो जब आप स्पर्श करेंगे तो आपको महसूस केवल शिशु ही महसूस होगा, यानी कि सिर्फ बच्चा ही यहाँ पर आपको महसूस होगा, जो कि ये बताता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसमें कमी यहाँ पर हो गई, उसकी डेफिशिएंसी यहाँ पर हो गई है। आगे बात करते हैं, गर्भावस्था के दौरान मेकोनियम मिला हुआ एमनियोटिक द्रव जो है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो, जिसमें ब्लैक स्टेन जो लिक्विड है वो आपको यहाँ पर मिले। मेकोनियम, जैसा कि हम जानते हैं कि शिशु का जो पहला मल होता है उसे आप मेकोनियम का कहते हैं। फीटल हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो जाए। आईयूएफडी यानी कि गर्भ में ही जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु जो है हो जाए। तो ये बहुत सारी जटिलताएं जो हैं वो गर्भावस्था के दौरान जो है शिशु इनका सामना करता है। आगे बात करते हैं प्रसव के समय। देखिएगा, प्रसव के समय बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो प्रसव में क्या हो सकती है, गड़बड़ी यहाँ हो सकती है। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। गर्भनाल दबने से जो है वो खतरा यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। कंधा फंस जाता है, उस वजह से भी डिलीवरी में जो है वो बाधा उत्पन्न हो जाती है। सिर की हड्डियों के कारण जन्म के समय में चोटें यहाँ पर लग जाती हैं। ऑपरेशन या सी सेक्शन करने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो प्रसव के समय किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये उनकी जानकारी है। तो आप देखिएगा कि प्रसव के समय ऐसा हो सकता है कि बच्चे के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाएगी तो पूर्ण रूप से जो बालक है या जो शिशु है वो विकसित नहीं हो पाएगा। प्रसव में गड़बड़ी हो सकती है, किसी भी कारणवश प्रसव जो है वो उचित प्रकार से नहीं हो पाए। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। गर्भनाल के दबने का खतरा हो जाता है, किसी एक जगह से गर्भनाल कुछ इस तरीके से दब जाए कि इससे शिशु जो है उसकी डिलीवरी जो है वो बाधित यहाँ पर हो जाए। गर्भनाल दबने का खतरा आप समझ ही गए होंगे। कंधा फंसने की समस्या होती है कि प्रसव के समय कंधा जो है शिशु का वो फंस जाए, तो उससे भी डिलीवरी जो है वो बाधित हो जाती है। सिर की हड्डियों के कारण जो है जन्म के समय यानी कि बर्थ इंजरीज जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाए। ऑपरेशन या सी सेक्शन जो है जिसे हम सिजेरियन कहते हैं, इसका खतरा इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके की कॉम्प्लिकेशन जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है प्रसव के समय। आगे इसी संदर्भ में और बात करते हैं कि प्रसव के समय तो किस तरीके की कॉम्प्लिकेशन जो है वो उत्पन्न होती है, गर्भावस्था के समय किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब हम बात करें कि जन्म लेने के बाद किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हम देख सकते हैं। पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम में जन्म लेने के बाद किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस जो है वो यहाँ उत्पन्न हो सकती है एक शिशु में।
मेकोनियम के कारण फेफड़ों में जो सूजन है वो यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, जिसे आप केमिकल न्यूमोनाइटिस कहते हैं। हाइपोक्सिया और लो अपगर स्कोर जो है वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है, जो कि उचित नहीं माना जाता है। आगे बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड शुगर जो है वो यहाँ कम हो जाती है। एनआईसीयू में भर्ती जो है वो बढ़ जाती है। एनआईसीयू जो होता है वो शिशुओं के लिए होता है, जहां पर इनकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। तो अगर इस तरीके की समस्याएं उस समय ग्रसित हो चुकी हैं, समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं, तो एनआईसीयू में अच्छे से बच्चे की निगरानी की जाती है। समय समय पर जो आवश्यक दवाइयां हैं, आवश्यक जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर दिया जाता है। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में HIE की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि एक प्रकार का मस्तिष्क से संबंधित समस्या है, जिसमें आप हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी के झटके जो है वो लगते हैं, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो आपके दिमाग तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है। इस समय आपको बर्थ इंजरीज जो है वो हो सकती है, यानी कि जन्म लेते समय चोटें जो हैं वो लग सकती हैं। तो देखिएगा, पेरिनेटल मोर्टेलिटी की बात अगर हम करें तो जन्म के आसपास की मृत्यु, जिसे हम ये कहते हैं, का खतरा 37 हफ्ते में अगर 1000 बच्चे हैं तो उनमें से एक ही बच्चे पर ये खतरा दिखाई देगा। लेकिन अगर ये 37 हफ्ते से बढ़कर के 43 हफ्ते पर चला गया, 43 वीक पर चला गया, तो देखिएगा कि एक से बढ़कर के ये 11.5 की दर पर पहुंच जाता है। आप ये जानते हैं कि ये जो आपका 9 मंथ्स का जो समय है, इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, जिसकी बात हम बहुत सारी बार कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पहले 3 माह आते हैं, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में 4 से 6 माह का समय आता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 7 से 9 माह का समय आता है। और अगर हम इसे कहें सप्ताहों में, तो ये 40 सप्ताह की एक जर्नी होती है, जिसमें शिशु जो है वो अच्छे से परिपक्व होता है, और माँ जो है वो विभिन्न प्रकार के अनुभव जो है यहाँ पर प्राप्त करती हैं। अगर हम 9वें महीने की बात करें कि ये जो आपका 9वां महीना है, इसमें कौन कौन से सप्ताह आते हैं, तो देखिएगा 36 से लेकर के 40 जो सप्ताह है, यानी कि 40 वीक्स का जो समय है, वो आपके 9 महीने के अंतर्गत आता है, जिसमें हम 37वें सप्ताह की बात करें कि इस समय अगर डिलीवरी जो है वो सुनिश्चित की जाती है, तो आप देखिएगा कि 1000 में से केवल एक ही शिशु जो है वो इस तरीके से जो है वो ग्रसित होगा, यानी कि जन्म के आसपास उसकी मृत्यु का खतरा बन जाता है। लेकिन अगर ये 37वें हफ्ते से ज्यादा हो जाती है, तो आप देखिएगा, हम यही कह रहे हैं कि अगर ये जर्नी 40 से 42 वीक्स पर चली जाती है, तो आप इसे लेट टर्म या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं, और अब ये 42 से बढ़ गई है, 43 वीक पर चल गई है, तो देखिएगा कि 3 जो वीक्स हैं वो यहाँ पर ज्यादा हो गए हैं, 21 दिन का जो समय है वो यहाँ पर बढ़ गया है, और उसकी वजह से ये जो दर है वो भी यहाँ पर बढ़ गई है, 11.5 ये दर जो है यहाँ पर हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप अपना स्वयं का खूब ध्यान रखें, बहुत ज्यादा आपको केयर करने की आवश्यकता है। तो साथियों, आज के सेशन में हमने ये समझने का प्रयास किया कि लेट टर्म गर्भावस्था या पोस्ट टर्म गर्भावस्था में जो पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम होता है, जिससे शिशु जो है अगर ग्रसित हो गया है, तो उससे क्या क्या चीजें जो हैं वो शिशु को परेशान कर सकती हैं, उसको ये सारी चीजें जो है उनका सामना उसको करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या आवश्यक है? ऐसे में आवश्यक है कि आप अपना स्वयं का खूब सारा ध्यान रखें, खूब सारा आप अच्छा खाइए, अच्छा जो है आप महसूस कीजिए, आप जो है हष्ट पुष्ट महसूस कीजिए, ताकि जो शिशु है उसका विकास उचित तरीके से हो, किसी भी प्रकार की जो बाधा है, किसी भी प्रकार के विकार से वो ग्रसित नहीं हो। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके अगले सेशन में हम लेट टर्म गर्भावस्था या पोस्ट टर्म गर्भावस्था से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों को प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।